नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। और खबर यह है कि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लग गई है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आज के पीएम के ऐलान में गरीब के ऊपर बड़ा फोकस होने वाला है और उसी को लेकर पीएम ने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का विस्तार नवंबर के अंत तक कर दिया गया है, यानी अब नवंबर तक हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं, 80 करोड़ व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिलेगा और इसके अलावा हर परिवार को 1 किलो चना दाल देने का ऐलान पीएम ने किया है। और ये खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा ऐलान यहां पर पीएम की तरफ से किया गया है। ये खबर आज हमने आपको 2:25 पर बताई थी सबसे पहले कि इसी लाइन पर ऐलान होने हैं, गरीबों के लिए ऐलान होने हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस होना है। एग्जैक्टली वही ऐलान हुआ है, लेकिन किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या इसके लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध है और इसका बाकी मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसको डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अशोक दलवई साहब, जो कि डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी के हेड हैं नीति आयोग में, और साथ ही हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक दलवई जी, एक बड़ा ऐलान पीएम ने किया है कि नवंबर तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना यहां पर कंटिन्यू रहेगा और 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 80 करोड़ फैमिली को दिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त है, अनाज की कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, पर्याप्त इंतजामात हैं? नमस्कार। आपने जैसे कहा, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना जो आज घोषित किया गया है, हमारे देश के 80 करोड़ जनसंख्या को नवंबर तक फ्री राशन मिलने वाला है। उनको जो पीडीएस में मिलता है उसके साथ ये जो एडिशनल है राइस या व्हीट और उसके साथ चना 1 केजी, इससे हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हालात देश में और दुनिया में है, यहाँ कोरोना के कारण से इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रेशर है। ऐसे अवस्था में लोगों को रिलीफ देना बहुत आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ अन्य देशों के तुलना में अगर आप देखेंगे तो भारत में गरीब लोगों का जितना ख्याल रखना चाहिए सरकार की ओर से उतना किया गया है। 3 महीने से तो दिया जा रहा है और इसको नवंबर तक बढ़ाया गया है। और इसको ये जो कल्याण योजना है, अन्य जो कल्याण योजना पहले ही घोषित किया गया है, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 50,000 करोड़ जो दिया गया है नरेगा की ओर से, उसके साथ ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, ये सबको एक ही दृष्टि से हमको देखना है। यही पता चलता है कि सरकार का जो एम्फोसिस है रिलीफ और इकोनॉमिक स्टिमुलस पर है। रिलीफ तो इंटरिम अरेंजमेंट हुआ ताकि लोग अपने आप को संभाल सकेंगे, और उसके साथ जो इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए बड़े इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, छोटे लघु उद्यम, इन सब के लिए जो पैकेज घोषित किया गया है, इस सब को मैं समझता हूँ इससे जरूर देश के लिए हित होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो है ही, क्योंकि हमारे देश का वो बड़ा एक भूमिका निभाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1,60,000 करोड़ का ये जो पैकेज घोषित किया गया है रिफॉर्म के साथ, ये सबको अगर हम दृष्टि में रखेंगे, मैं समझता हूँ लोगों का रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और इसके साथ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो कदम सरकार ने उठाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मजबूत है। यही मेरा एक ओपिनियन है। ठीक है। ओके, अशोक दलवई साहब, एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग पॉलिसी मेकर हैं, बनाते हैं, और फाइन प्रिंट्स में थोड़ा समझना चाहता हूं इस ऐलान का कि पीएम ने यह कहा है कि हर व्यक्ति को 5 किलो चावल या गेहूं दोनों में से एक दिया जाएगा, जो 80 करोड़ लोग हैं। तो एक तो आपने कहा कि ये पीडीएस के अलावा होगा, ये बात ठीक है। जो 1 किलो दाल देने की बात कही गई है, ये हर फैमिली के लिए कही गई है। तो अगर क्या इसमें फैमिली साइज भी मैटर करेगा? मान लीजिए किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो क्या उनको भी 1 किलो दाल, और किसी फैमिली में अगर 10 मेंबर हैं तो उनको भी 1 किलो दाल? इसको लेकर अगर सर आप कुछ और हम तस्वीर साफ करना चाहें तो। अच्छा, उसको मैं समझता हूँ, मेरा जहाँ तक मेरा एक समझ है
ये तो पीडीएस, हर पीडीएस कार्ड को दिया जाता है। तो जितने पीडीएस कार्ड्स है, पीडीएस कार्ड में एक हेड ऑफ द फैमिली और उनके मेंबर्स होते हैं, तो उसी के अनुसार हर पीडीएस कार्ड पर ये चना और जो 5 केजी एडिशनल गेहूं या चावल दिया जा रहा है, ये तो एडिशनल हो गया। तो हर पीडीएस कार्ड पर ये तो मिलेगा ही। मगर ये तो कहा गया है कि 80 करोड़ लोग, हमारे जो 123 करोड़ जनसंख्या है, उनमें 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। इसका मतलब है मेजॉरिटी को मिल ही जाएगा। और इसके लिए आप जो पूछ रहे थे, जो बंदोबस्त हमारा व्यवस्था ठीक है क्या नहीं, तो आप जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो कार्ड थे और बफर स्टॉक एफसीआई के पास जितना गेहूं या चावल चाहिए उतना है, और नाफेड के पास इतना चना चाहिए उतना भी है। तो जो हमारा बफर स्टॉक है हमारे नॉर्म से ज्यादा है, क्योंकि हर साल हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया है। आप जानते हैं कि इस बार हम 291 मिलियन टन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे किसान जो है नए तकनीकी अडॉप्ट करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, इससे हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट भी बढ़ता गया है। या पल्सेस का हो या गेहूं का हो, चावल का हो या ऑयल सीड का हो, प्रोक्योरमेंट भी हर साल बढ़ता गया है। तो प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट, इस कारण से जितना बफर चाहिए बफर नॉर्म से ही ज्यादा है। तो एक तरीके से जो हमारे गोदाम में है, अगर हमारे लोगों को हम पहुंचा देंगे तो इसका मैं समझता हूँ एक अच्छा सा यूटिलाइजेशन का ये मानदंड के रूप में हम देख सकते हैं। तो मेरे अनुसार व्यवस्था है, जरूर किसानों को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन तो पहली आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी भी हैं, जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप पीएम के आज के ऐलान को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, अनाउंसमेंट है उनकी, क्योंकि जिस देश में फूड स्टॉक्स ओवरफ्लो करते हों और दूसरी तरफ बहुत से लोग, हमारे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिसको जरूरत है फूड की, वो भी है हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एप्रोप्रिएट टाइम था कि जो लड़ाई है देश में वो सिर्फ कोविड के ही खिलाफ रहे और भूख की जो लड़ाई है वो हम एड्रेस करने में सक्षम है। ये प्राइम मिनिस्टर का मैसेज इसमें निकलता है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय पे, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि गरीबों के पास पैसा नहीं है फूड ग्रेन खरीदने के लिए और इस समय जरूरत है सारे देश में फूड को रीच आउट करने के लिए, तो तकरीबन 67% पॉपुलेशन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आती है, 80 करोड़ जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अगर हम उसको फूड एडिशनल फूड फ्री राशन उपलब्ध कराते हैं तो इससे ज्यादा सराहनीय क्या बात हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कदम है और खास करके खाद्यान्न सुरक्षा की दिशा में एक बहुत ही बड़ा फैसला है और बड़ा ऐलान है। शर्मा जी, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ। हालांकि देश में अनाज की किल्लत है नहीं, लेकिन सरकार की अपनी एक बफर की भी जरूरत होती है। तो आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर, चूंकि भी 5 महीने का लंबा वक्त बचा है, 5 महीने तक वितरण होने के बाद भी खाद्यान्न सुरक्षा के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बफर स्टॉक के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं आएगी? आपका अपना एनालिसिस क्या है? हमारा अपना आंकलन है कि कम से कम अगले 2 साल भी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और हमारे पास स्टॉक इतने ओवरफ्लो कर रहे हैं इस समय। अभी एग्जैक्ट फिगर आज की डेट में क्या है तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई स्टॉक्स हमारे ओवरफ्लो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछला भी रिकॉर्ड, अभी जो व्हीट हार्वेस्ट हुआ है वो रिकॉर्ड हार्वेस्ट हुआ है और अभी जो सोइंग हो रही है वो भी हम जानते हैं कि सोइंग जो है वो रिकॉर्ड होगी या तो ऑलरेडी हम देखने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वहाँ भी प्रोडक्शन ज्यादा एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि अगर देश ये जो ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं, अगर इसको दोबारा एक बार रिविजिट करे, किसानों का नुकसान न करे और अपना भी नुकसान न करे, क्योंकि अगर प्रोक्योरमेंट कम होती है तब हमारे पास ये क्षमता नहीं रहेगी कि हम लोगों को इतना अनाज उपलब्ध कर पाए। मुझे समझ नहीं आता क्यों हमारे देश के जो नीति निर्धारक हैं ये कहते हैं कि सब हमें 67% की बजाय जो जिनको हम फूड उपलब्ध कराते हैं वो हमें 20% पे ले आना चाहिए। आई थिंक दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज या जो सोच है ये जानी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने आज ये मैसेज बड़ा क्लियर किया है कि भाई हम शुक्रगुजार हैं किसानों का जिन्होंने इतना रिकॉर्ड उत्पादन किया है, लेकिन आई थिंक पॉलिसी मेकर्स हैव टू हैव ए रीथिंकिंग ऑन देयर काइंड ऑफ पॉलिसी जो शायद देश को नुकसान कर सकती है, मेरा मानना आने वाले दिनों में। ओके जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी आपका और अशोक दलवई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं आज के बाजार पर बात करने के लिए। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और साथ ही सुगंधा सचदेवा हैं रेलिगर ब्रोकिंग की। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। सुगंधा जी, गोल्ड का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है और इस लेवल पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग नितिन जी। मुझे लगता है गोल्ड में अभी भी काफी मोमेंटम नजर आ रहा है मुझे। प्राइसेस ने 47,700 मार्क के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लिया और वहीं पे हमने वापस से मार्केट को एक सपोर्ट लेते हुए देखा। अभी मार्केट में वापस से कंसर्न्स हैं अबाउट द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस और जो IMF ने ग्लोबल ग्रोथ के फोरकास्ट को काफी हद तक स्लैश डाउन किया है टू अ लेवल ऑफ -4.9%। ये दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स हैं गोल्ड के प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है अभी भी प्राइसेस में मोमेंटम बाकी है, इवन दो कुछ हद तक लिथार्जी नजर आ रही है मुझे हाई लेवल्स पे एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,500। अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक अच्छी फर्दर रैली देखने को मिलेगी। अभी आज इंट्राडे सेशन में भी मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,150। स्टॉप्स रहेंगे 47,900 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 48,400 से 48,450 ऑन लेवल्स। हैविंग सेड, एक मेजर मूव तभी देखने को मिलेगा इन केस प्राइसेस मैनेज टू ब्रेक आउट अबव 48,550 ऑन लेवल्स और डाउन साइड में मेजर सपोर्ट्स रहेंगे मार्केट के लिए 47,700। मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी फेड चेयर जेरोम पॉवेल की आज टेस्टिमनी की तरफ, जहां वो इंडिकेशन दे सकते हैं अबाउट फर्दर फिजिकल स्टिमुलस मेजर्स और मार्केट में काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस भी बनी हुई हैं कि यूएस एक फर्दर स्टिमुलस प्लान लेके आ सकता है। ये भी एक फैक्टर पॉजिटिव रहेगा गोल्ड के प्राइसेस को। इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस स्ट्रांगली सपोर्टेड रहेंगे एट लेवल्स ऑफ अराउंड $17.45 an ounce। As long as this level holds, buying on dips would be a prudent strategy. ठीक है राजीव जी, चांदी को लेकर के आपका क्या व्यू है? क्या सिल्वर में भी अभी कुछ तेजी की गुंजाइश है या रेंज में ही मार्केट रहेगा? आज के लिए अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए सिल्वर में, चांदी में? चांदी में अगर देखेंगे तो लास्ट 3 दिन से थोड़ा रेंज जो है वो छोटा होता जा रहा है, ना सिर्फ इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी। उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि 49,000 के आसपास सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 48,680 का मेंटेन करना चाहिए और मैं समझता हूँ रेंज के अंदर भी मूवमेंट होकर बाजार जो है ऊपर में फिर हमें 49,600 49,800 तक के भी एक अपसाइड में मूवमेंट दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी फेवरेबल ट्रेड बन रहा है, तो इस ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो चांदी पर आपकी ये राय। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में सुगंधा जी आपका क्या व्यू है? क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां पर क्रूड नीचे है। WTI क्रूड करीब 1.5% नीचे है। ब्रेंट क्रूड भी करीब 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है आपको, क्रूड की ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है क्या? नितिन जी, मुझे लगता है प्राइसेस कुछ रेंज में ट्रेड करेंगे। लास्ट वीक आई हैड रिकमेंडेड कि कुछ टिप्स पे ही बाइंग करें जब प्राइसेस वर ट्रेडिंग क्लोज टू 3150 और लेवल्स। I had recommended a buy at levels of close to 2,900। मैं अभी भी यही मानती हूँ कि प्राइसेस में 2,800 मार्क पे एक बहुत जी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार सर जी, हाजिर में गुआर पड़ा है, बारिश का टाइम हो रहा है, मानसून आ रहा है, तो गुआर बेचते हैं रख के आगे तेजी हो सकती है 2-3 महीने में? 2-3 महीने में क्या ग्वार के दाम और बढ़ सकते हैं क्या, ये आप जानना चाहते हैं? राजीव जी बताइए, क्या लगता है अभी ग्वार का फ्यूचर आपको अगले 2 से 3 महीने के लिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि ग्वार जो है एक लेवल के आसपास अब काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अराउंड 3200 के आसपास इसने बाजार ने 2 बार 3200 के लेवल को नीचे में टेस्ट किया और बहुत नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी 3200 के लेवल को तोड़ा नहीं और अब बाजार करीबन 3600 के आसपास आई थिंक लास्ट 1 महीने से ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो नीचे से जो एक रैली बनी थी उसको बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और एक ऊपर में एक मुझे लगता है कि अपसाइड 3800 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पे अगर खरीदारी करनी हो तो अराउंड मैं एडवाइस करूंगा 3500 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए और मृत्युंजय जी स्टॉप लॉस जो है वो 3400 के नीचे का रखना चाहिए और टारगेट जो है फिर वो 3700 और 3850 के बनते हैं। ठीक है, अगला
सवाल है अरमान का, असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। सर गोल्ड सेल किया है 48100 पर, क्या करूं? 48100 पे आपने गोल्ड सेल किया है 48,100 पे। राजीव जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए, क्या करना चाहिए इनको अभी? मृत्युंजय जी, 48,100 एक अहम सपोर्ट है आज इंट्राडे के लिए। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट पोजीशन ना रखें, क्योंकि अगर गोल्ड ने आज रात के सत्र में जब टेस्टिमनी होगी पॉवेल साहब की और उसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट निकल के आता है तो उसमें एक ब्रेकआउट की स्थिति भी बन सकती है, ना सिर्फ इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो मैं एडवाइस करूंगा अगर बाजार 48,200 के आसपास भी आए तो अपना शॉर्ट से एग्जिट करें, और शॉर्ट तभी करें जब बाजार 47,700 के नीचे गोल्ड का सस्टेन करे, तब हम मान सकते हैं कि बाजार ने एक पिछले बॉटम को तोड़ा है और थोड़ा सा नीचे की तरफ की मूवमेंट दिखाई है। अदरवाइज बाजार मुझे लगता है गोल्ड का स्ट्रांग ही रहने वाला है। जिस तरह की फंडामेंटल न्यूज़ भी हैं, वायरस को लेके इश्यूज भी हैं, और तकनीकी तौर पे भी अगर हम चार्ट्स पे भी देखते हैं तो लगातार बाजार उच्चतम स्तर को छू रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। जैसे बाजार आज सुबह से 48,200-250 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है बाजार एक बेस बना रहा है और फिर एक अपसाइड की रैली दिखा सकता है। हालांकि 48,600 एक अहम रेसिस्टेंस है गोल्ड में, और जैसे ही उस रेसिस्टेंस के ऊपर बाजार सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है वहां से एक 600-700 पॉइंट का एक रैपिड रैली देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो आज शॉर्ट की पोजीशन ना रखें तो अच्छा है। ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और अगला सवाल है रवि का, ओडिशा से, पूछिए रवि। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, पूछिए। मृत्युंजय जी, आज के 1 महीना पहले आपने शो में बेस मेटल के पोजिशनल कॉल के बारे में एक सर्वे किया था, तो वहां पर आप बोले थे कि कॉपर का भाव 428 से ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। ये तो अभी कोरोना के वजह से डिमांड वगैरह कुछ नहीं है, मार्केट अभी 460-65 हो गया, ये अब कहाँ 500 तक चला जाएगा ना क्या? नहीं, लेकिन आपने बहुत पहले की बात की, उसके बाद हमने इसको हमने कुछ और बात की थी, इसके ऊपर कुछ और रिसर्च निकाला गया था और उसमें ये कहा गया था कि चूंकि कॉपर का स्टॉक कम हो रहा है और अब धीरे धीरे जो कामकाज दुनिया भर में शुरू हो रहा है उससे थोड़ी बहुत डिमांड यहाँ पर निकल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो स्टॉक है वो कम हो रहा है। तो इन दोनों खबरों का इम्पैक्ट ये हुआ है कि दाम थोड़े ऊपर आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये बड़ा सवाल है। राजीव जी बताइए। मृत्युंजय जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि कोरोना वायरस के होते हुए देखिए प्रोडक्शन जो थी फिनिश प्रोडक्ट की वो तो कम हुई, बट साथ साथ कॉपर के जो रॉ मटेरियल की जो प्रोडक्शन जिसे माइनिंग करते हैं हम, तो माइनिंग का भी तो वहाँ पर कम हुआ, माइंस भी बंद हुए, जिसके कारण जो कॉपर का स्टॉक है वो कम हुआ और कॉपर के दाम में हमने बढ़त आते हुए देखा। एक बहुत बड़ा कारण था ये बाजार का ऊपर जाने का और कॉपर के स्टॉक के कम होने का। अब टेक्निकली बात करें तो देखिए मृत्युंजय जी, लगातार एक के बाद एक नए हाइज को बना रहा है। 450 एक अहम रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर बाजार सस्टेन किया। आज 460 के अहम रेसिस्टेंस के ऊपर बाजार लगातार सुबह से व्यापार कर रहा है। मुझे लगता है अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है। एक बार बाजार 466 और 468 तक और ऊपर में जा सकता है। हालांकि थोड़ा बाजार ओवरबॉट दिखता है, तो जो बाइंग का पोजीशन जो भी इनिशिएट किया जाए उसको एक छोटे स्टॉप लॉस है, स्टिक स्टॉप लॉस से मेंटेन किया जाए। हमारी राय है कि 462 तक भी करेक्शन आए तो वहाँ खरीदारी करें, और 459 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें, और 466 और 468 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर इनका कोई पोजिशनल सेल है जो दर्शक पूछ रहे थे, तो 470 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस से मेंटेन करके चले अगर इनकी सेल पोजीशन चल रही है तब। ओके, ठीक है। अगला सवाल है दीपक का, नासिक से, पूछिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ, कपास कल्ली पे सवाल। गुड इवनिंग, पूछिए। हाँ, कपास कल्ली में 4 लॉट पहले 2080। कपास कल्ली पर आपका सवाल है।
2080 पर 4 लॉट सेल है। 2080 पर 4 लॉट आपने सेल किया है। ठीक है, राजीव जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी देखिए, कपास खली का एक इम्पोर्टेंट लेवल है 1940 रुपया। तो 1940 के आसपास ये थोड़ा अपना पार्शियल प्रॉफिट ले लें और एक ट्रेल स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर लें साथ में अराउंड 2045 का। और अगर 1940 का लेवल ब्रेक हुआ तो उस स्थिति में बाजार फिर एक बार 1880 तक और नीचे में फिसल सकता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कॉपर में खरीदारी की एडवाइस है 461 462 के बीच में, 459 का स्टॉप लॉस और 466 का टारगेट। आपकी कॉल सुगंधा जी। मैं निकल में बाइंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 974 टू 975। टॉप्स रहेंगे 966, हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 987 लेवल। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी ऑलरेडी सुगंधा जी ने मेरी कॉल ऑलरेडी दे दी है। निकिल की मेरी भी सेम कॉल है। निकिल में मोर और लेस एक रुपया ऊपर नीचे है सिर्फ प्राइसेस। हमारी भी निकिल में बाइंग की सलाह है 975 पर, 968 का स्टॉप लॉस और 988 का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सुगंधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।